Hello dear student, welcome to AS Academy. In today class we will discuss about the material property. Okay, previous class में हमने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट. अब हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल प्रॉपर्टी. जैसा कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वेरियस मटेरियल के बारे में डील करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल किस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, किस तरह की स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करता है, किस तरह की स्ट्रेंथ में वीक होता है. तभी हम उसको प्रॉपरली सही तरीके से सही ढंग से अपने स्ट्रक्चर में यूज़ कर पाएंगे. जब तक हमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता नहीं होगी तो हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेरियस टाइप की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. मटेरियल प्रॉपर्टी. यहाँ पे हम बात करेंगे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, क्रीप एंड फटीग. ये वेरियस पैरामीटर हैं जिनको हम वन बाय वन डील करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, कोई मेंबर है, कोई कंपोनेंट है, कोई बॉडी है, उसमें अगर हम कुछ लोड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं, तो बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन होता है. अब बॉडी जब डिफॉर्म्ड होती है तो उस स्टार्टिंग में फिर जब बॉडी डिफॉर्मेशन होता है तो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरनल मॉलिक्यूल्स, वो उसको रजिस्ट करते हैं. जब लोड को रिमूव कर लेते हैं अपन, तो बॉडी फिर से अपनी कुछ जो इनिशियल पोजीशन होती है उसको रिगेन कर लेता है विद इन सर्टेन लिमिट. कुछ लिमिट तक बॉडी ऐसा बिहेवियर शो करती है. तो इस नेचर को जिसके थ्रू बॉडी लोड लगने पे डिफॉर्म्ड होती है और लोड रिमूव होने पे अपने इनिशियल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, तो इस नेचर को, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला जाता है. और जिस लिमिट तक बॉडी ये प्रॉपर्टी शो करती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट. राइट. तो डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलास्टिसिटी नेचर को शो करते हैं. डिपेंड करता है उनके प्रॉपर्टी पे, टाइप ऑफ मटेरियल पे. सेकंड वन इज प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन. ओके, जब बॉडी में लोड लगने पे वो डिफॉर्म्ड हो और लोड रिमूव होने पे उस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन ना कर पाए, तो उस नेचर को बोलते हैं प्लास्टिसिटी. ओके, जो ट्रांजिशन जोन होता है, जो भी कोई भी बॉडी होती है, कुछ लिमिट तक इलास्टिक नेचर शो करता है और कुछ लिमिट तक के बाद फिर प्लास्टिक नेचर शो करने लगता है, प्लास्टिसिटी बिहेवियर उसमें आ जाता है. तो जो ट्रांजिशन होता है, जो उनके बीच का जंक्शन पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं यील्डिंग. यील्डिंग, राइट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है किसी भी मटेरियल के लिए. अगर हम इलास्टिक डिजाइन कर रहे हैं, इलास्टिक के नेचर की डिजाइन कर रहे हैं, वहां पे हम इलास्टिक लिमिट के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है उसको यूज करते हैं. तो ये जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिक लिमिट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है किसी मटेरियल की. तो डिजाइन करते समय ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है डिजाइनिंग के लिए. ओके, नेक्स्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ. तो हम किसी बॉडी में लोड अप्लाई करते हैं, किसी भी नेचर का लोड हो, टेंसाइल, कंप्रेसिव, किसी भी नेचर का लोड हो सकता है. तो उस लोड की वजह से बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन होता है और वहाँ की जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में रजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं उस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए. तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस बॉडी के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. ओके, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल में हम समझ सकते हैं. अगर हमने इस एलिमेंट में कोई लोड अप्लाई किया है, ये इस तरीके से हमने लोड अप्लाई किया, और अगर हम किसी सेक्शन पे जाके इसके इफेक्ट को देखेंगे, तो इस सेक्शन पे इस क्रॉस सेक्शन पे इस लोड के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस जनरेट होगा और इस रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस बोलते हैं. स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं. मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है अप्लाइड लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. जिस सरफेस पे लोड लग रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. राइट, अगर यहाँ पे ये लोड इस सरफेस पे लगता तो फिर ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हम डील करेंगे. यहाँ पे लोड यहाँ लग रहा है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिसको हम यूज करेंगे कैलकुलेशन में स्ट्रेस के. तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है लोड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब यहाँ पे यूनिट की बात करें तो लोड न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो स्ट्रेस की यूनिट पास्कल होती है, जिसको कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं. इसको हम जो एब्रिविएशंस के साथ यूज करते हैं तो मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं. अगर स्ट्रेस के नेचर की बात करें, टाइप तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रेस.
कंप्लीट यूनिट डेडिकेटेड है स्ट्रेस पे। अगर हम इसके बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके टाइप की बात करें तो दो तरह से हो सकता है, एक नॉमिनल या इंजीनियरिंग स्ट्रेस और दूसरा होता है ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस। इन नॉमिनल स्ट्रेस हम इनिशियल एरिया कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस, और इन ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस हम ट्रू एरिया कंसिडर करते हैं। अब ये नॉमिनल या इनिशियल एरिया और ट्रू एरिया होता क्या है? सपोज हमने कोई एक एलिमेंट लिया, इसमें हमने लोड अप्लाई किया, ये इसका लेंथ है। अब जब हम इसमें टेंसाइल या कंप्रेसिव किसी भी नेचर का लोड अप्लाई करेंगे तो बॉडी के शेप में बॉडी की साइज चेंज होगी, राइट। अगर हम टेंसाइल लोड रख रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी एक्सपांड होगी तो बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी, ओके। लोड लगने के बाद बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी, बट जो उसकी अदर टू डायमेंशन हैं, लेटरल डायमेंशन, इसकी जो विड्थ और डेप्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे जो ये वाली डायमेंशन है रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे एरिया, ये स्टार्टिंग में जो एरिया लिया है इसको बोलते हैं इनिशियल एरिया, ए इनिशियल। अब यहाँ पे जो एरिया बना रिड्यूस होने के बाद ये है ट्रू एरिया, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा दैट इज ट्रू। तो जब हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन में अगर लोड बाई हम इनिशियल एरिया यूज करते हैं जो स्टार्टिंग में लिया था, तो उस स्ट्रेस को बोलते हैं इंजीनियरिंग का नॉमिनल स्ट्रेस। और अगर लोड लगने के बाद डिफॉर्म होने के बाद जो एग्जैक्ट एरिया है रिड्यूस होने के बाद या चेंज होने के बाद उसको ट्रू स्ट्रेस बोलते हैं। जब स्ट्रेस में हम इस एरिया को यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्चुअल एरिया। तो एक्चुअली हम इस एक्चुअल स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को निगलेक्ट करते हैं। हर जगह हम यही मान के चलते हैं कि जो हमने इनिशियल में बॉडी कंसीडर की थी, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो हर समय वही रहता है। तो जो ये एरिया में चेंज आता है इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ओके। तो जनरली हम यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस की बात करेंगे हर जगह, कहीं पे भी हम ट्रू स्ट्रेस या एक्चुअल स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट की होता क्या है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। कितना परसेंटेज डिफॉर्मेशन हुआ बॉडी में ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्ट्रेन के थ्रू कर सकते हैं। सपोज एलिमेंट था, हमने उस पर लोड लगाया, इनिशियल इसकी लेंथ L थी, लोड अप्लाई होने के बाद ये डिफॉर्म हुआ कुछ लेंथ में। अब डिफॉर्म हो गया, साइज में चेंज होगा, किस तरीके का वो डिपेंड करेगा लोड के नेचर पे। यहाँ पे टेंसाइल लोड लगाया तो बॉडी एक्सटेंड हुई, अब सपोज डेल L अमाउंट का चेंज आया तो जो स्ट्रेन होगा इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। अगर इसके यूनिट की बात करें तो कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि लेंथ बाई लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है ये स्ट्रेन। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, ओके। एक्चुअल में अगर उनके सिग्निफिकेंस की बात करें दोनों एक जैसे होते हैं। ये भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि स्ट्रेंथ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी जनरली हम उस पैरामीटर को बोलते हैं जो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, जिसमें मटेरियल की शेप, साइज या लोडिंग चेंज होने पे कोई चेंजेस नहीं आता है, राइट। तो अगर हम स्टील की बात करें, माइल्ड स्टील की बात करें, माइल्ड स्टील को हम Fe250 बोलते हैं। अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है 250 मेगापास्कल। अब हम माइल्ड स्टील का एक इतना बड़ा सैंपल लें या फिर हम एक और बड़ा सैंपल लें, कोई भी सैंपल लें, उसके लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसमें स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस डिपेंड करेगा लोड पे और इसके साइज पे। स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाई एरिया। तो स्ट्रेस डिपेंड करेगा, अगर हम लोड वेरी करेंगे तो स्ट्रेस चेंज होगा, अगर हम एरिया वेरी करेंगे, डायमेंशंस वेरी करेंगे तब भी स्ट्रेस चेंज होगा। तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, स्ट्रेस वेरिएबल वैल्यू होती है। लेकिन स्ट्रेस धीरे धीरे जब हम लोड बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट हो सकती है, और जैसे ही किसी बॉडी में स्ट्रेस स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट होती है उसके बाद वो बॉडी और ज़्यादा लोड कैरी नहीं कर सकता, उसमें फेलुअर स्टार्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट हो सकती है। तो जो स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू देता है उसी को हम स्ट्रेंथ बोल देते हैं, राइट। स्ट्रेस स्ट्रेंथ रिलेशनशिप, हर एक मटेरियल जब हम उसमें कुछ टेस्ट करते हैं तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के बीच में एक कर्व बनता है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेंथ रिलेशनशिप या स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व। तो फॉर ए गिवन मटेरियल गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, ओके। अब ये मिलता कैसे है, इसे बनाते कैसे हैं? तो किसी भी मटेरियल जो टेस्ट करते हैं उसमें ग्रेजुअली लोडिंग अप्लाई करते हैं, लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, तो उस लोड के अगेंस्ट में जो उसमें डिफॉर्मेशन होता है उसके हेल्प से हम प्लॉट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेंथ डायग्राम। तो हर एक मटेरियल
एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप शो करता है, और उस स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप से हम डिफरेंट टाइप प्रॉपर्टी को वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल की। लाइक उस मटेरियल के बारे में उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होगा, मटेरियल डक्टाइल नेचर का है, ब्रिटल नेचर का है, उसमें इलास्टिसिटी का नेचर कहाँ तक दिखा रहा है, प्लास्टिसिटी बिहेवियर कितने पॉइंट में दिखा रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम उस पर्टिकुलर मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से शो कर सकते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। अगर हम माइल्ड स्टील की बात करेंगे तो उसका एक फिक्स डायग्राम होगा, कॉन्क्रीट का फिक्स डायग्राम होगा। तो ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, बेसिक सा डिफरेंस, जो वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं उन्हीं को मटेरियल की प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो फिक्स वैल्यू होती है मटेरियल की क्वांटिटी पे, लोड के पैटर्न पे, लोड के मैग्नीट्यूड पे, इन सब पे वो डिपेंड नहीं करते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी आप लोड को कैसा भी करो, कितना भी वेरी करो, उसका एक जो बनता है फिक्स रहता है, वही रहता है हर जगह किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। तो अगर हम बात करें कि माइल्ड स्टील से स्टार्ट करें, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल क्या होता है, तो उसके लिए हम माइल्ड स्टील में टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, हर एक लोडिंग के लिए किसी मटेरियल का एक डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइप का स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल बनता है। तो अगर हम माइल्ड स्टील में टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो देखते हैं एक्चुअली में माइल्ड स्टील होता क्या है। माइल्ड स्टील इज द अलॉय ऑफ आयरन। आयरन का एक अलॉय होता है जिसमें कुछ परसेंटेज कार्बन के भी होते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं। ओके, और आयरन के कंपेयर में उसको अच्छी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ या फ्रैक्चर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जनरली आयरन में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में कार्बन को मिला के हम उसमें डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप की स्टील बना सकते हैं, लाइक माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, लॉट आयरन। तो ये सब आयरन के ही एलॉय हैं, बस इसमें कार्बन का परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट होता है। कार्बन का परसेंटेज उस पर्टिकुलर मटेरियल की स्ट्रेंथ को भी डिसाइड करता है, राइट। तो जनरली हम माइल्ड स्टील यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी लो कॉस्ट होती है और इसको हम बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में, लाइक बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन, मशीनरीज, कई जगह हम इसको यूज़ करते हैं। बट सिविल इंजीनियरिंग में हम माइल्ड स्टील को ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो कंक्रीट का वर्क हो, आरसीसी का वर्क हो, या फिर प्योरली स्टील का स्ट्रक्चर हो, दोनों जगह हम माइल्ड स्टील को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे जो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे इसमें टेंसाइल टेस्ट, वो गाइडलाइन हम यूज़ करेंगे ASTM की। ASTM एक बॉडी है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ये गाइडलाइंस डिसाइड करते हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो ASTM की गाइडलाइंस को यूज़ करेंगे, और जो इक्विपमेंट या मशीन यूज़ करेंगे दैट इज़ UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट करेंगे माइल्ड स्टील में। अगर हम टेस्ट के प्रोसीड्यूर की बात करें, यहाँ पे हम एक सैंपल लेंगे, सैंपल को हम मशीन में फिक्स करेंगे और ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। पहले हम लोड का लो मैग्नीट्यूड लेंगे, उसके बाद लोड को इंक्रीज करेंगे अप टू द फेल्योर पॉइंट तक, जब तक कि मटेरियल फेल नहीं हो जाता है। इस प्रोसेस में हमें एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलेगा माइल्ड स्टील के लिए फॉर द टेंसाइल टेस्ट। ओके, यहाँ पे जो द डेटा जनरेटेड ड्यूरिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जो भी यहाँ पे हमें प्रोफाइल मिलेगी उस पर्टिकुलर मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप मिलेगा उसके थ्रू हम मटेरियल की वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, या हम उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं UTS। उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, जो भी वेरियस बिहेवियर होता है वो सब कुछ यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ या कर्व। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो उस मटेरियल में आ सकता है, या मैक्सिमम स्ट्रेस जो उस मटेरियल रजिस्ट कर सकता है, ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये भी हम उस ग्राफ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यील्ड स्ट्रेस, जो ट्रांजिशन जोन होता है प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का, वहाँ पे यील्डिंग लिमिट या यील्ड लिमिट के या इलास्टिक लिमिट के बीच में मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ होती है वो हम देख सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और उसके ग्राफ की हेल्प से हम बता सकते हैं कि मटेरियल में डक्टिलिटी है या ब्रिटलनेस है। हम इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं, मशीन यूज करने वाले हैं, कुछ ऐसा होगा। ये है UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। एक्चुअली ये ओल्ड वर्जन है, अभी जो रिसेंटली यूज हो रहा है उसमें ये पूरा सेटअप तो है ही, साथ ही इसके साथ यहाँ पे एक मशीन कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे हम डायरेक्टली लोड के मैग्नीट्यूड को, वेरियस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे बैठ के हम कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली हमें ग्राफ मिल जाता है। इससे पहले क्या होता था कि यहाँ पे मैन्युअली ग्राफ बनता था इसमें, तो अब ये चेंजेस हुआ है। अब इसके पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये
पिलर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए हैं जो कि सैंपल को सेट करने में यूज होते हैं, ठीक है ना, और कुछ कॉलम्स होते हैं जो कि लोड अप्लाई करते हैं। ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, हाइड्रोलिकली हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोड के मैग्नीट्यूड को देख सकते हैं कि लोड कितने लोड पे क्या वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे कुछ कंट्रोल मैनुअल्स दिए गए हैं, प्रेशर रिलीज करना, लोड को एक्सीड करना, लोड को इंक्रीज करना या लो करना, यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम देखते हैं कि किस तरह का बिहेवियर हो रहा है उसमें। अब उसके बाद यहाँ पे 3 जॉ होते हैं, एक लोअर, मिडिल, टॉप। इनकी हेल्प से अगर हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं माइल्ड स्टील पे तो हम ये मिडिल और टॉप जॉ यूज करेंगे। इनके बीच में एक सैंपल को फिक्स करेंगे। यहाँ पे कुछ हैंडल वगैरह होते हैं जिनसे जॉ के जो जब वो होते हैं पॉइंट्स होते हैं उनको ओपन करते हैं और मटेरियल को या सैंपल को यहाँ पे फिक्स करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोडिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो भी लोड अप्लाई होगा उसके एवज में ये जो भी मटेरियल में चेंजेस आएगा उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो यहाँ डायरेक्टली हमें मिलेगा। एक्चुअली में यहाँ पे पहले लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ बनता है। सबसे पहले लोड अप्लाई होता है, उसके अगेंस्ट डिफ्लेक्शन होता है, उसके द्वारा जो डिफ्लेक्शन होता है, तो ये डायग्राम बनता है और इनको फिर कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। तो दोनों की प्रोफाइल लगभग सेम होती है, जो लोड और डिफ्लेक्शन की प्रोफाइल होती है वही स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल भी होती है, बस इनकी जो ये पैरामीटर्स हैं ये चेंज होते हैं। यहाँ पे जो हम सैंपल बनाते हैं वो एक स्टैंडर्ड सैंपल बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई भी मटेरियल यूज कर लेके यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज या सेटिस्फैक्टरी वैल्यूज नहीं मिलेंगी उस पर्टिकुलर सैंपल की। तो एक स्टैंडर्ड सैंपल हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे माइल्ड स्टील का। इस तरीके के जो पोर्शन जॉ में रहेंगे उनको हम अलग तरीके से फॉर्म करते हैं यहाँ पे, और जो मिड पोर्शन रहेगा जिसमें हमें चेंजेस देखने हैं वो इस तरीके का रहेगा जो गेज लेंथ होगी। इसके बाद हम इसको मशीन में यूज करते हैं। जो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल मिलती है वो कुछ ऐसी प्रोफाइल बनती है माइल्ड स्टील के लिए। ओके, हमेशा हम स्ट्रेस वाई एक्सिस पे लेते हैं, शो करते हैं, और स्ट्रेन को हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब भी लोड हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले डिफॉर्मेशन होता है बॉडी में। जब डिफॉर्मेशन होगा बॉडी में तभी वो उसको रजिस्ट करेगा। अगर कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं होगा तो उसको रेजिस्टेंस जनरेट नहीं होगा। जब डिफॉर्मेशन हुआ मतलब उसमें स्ट्रेन आई और उसके अगेंस्ट फिर स्ट्रेस मिली। तो स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम स्ट्रेस की वैल्यू देखते हैं, इसलिए हमेशा स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो माइल्ड स्टील का कर्व है कुछ ऐसा कर्व मिलता है आपको। यहाँ पे कुछ वेरियस पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, ये प्रमोशनल लिमिट पॉइंट होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। बी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट पॉइंट। सी अपर यील्ड पॉइंट है, यहाँ पे एक लोअर यील्ड पॉइंट भी होता है, सी डैश। उसके बाद यहाँ पे एक यील्ड प्लेटू टाइप का बनता है कुछ ऐसा, डी पॉइंट। फिर ये इस तरीके से नेचर शो करता है। ओके, देन ई अल्टीमेट पॉइंट होता है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोडिंग होती है यहाँ पे होती है, और एफ जो है फ्रैक्चर पॉइंट होता है। तो देखिए जब हम मटेरियल में लोड अप्लाई करते हैं तो इनिशियली ये लीनियर बिहेवियर शो करता है, प्रोपोर्शनल बिहेवियर शो करता है। जिस रेशियो से स्ट्रेन बढ़ती है उसी रेशियो से स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट लीनियर बिहेवियर दिखाता है अप टू द ए पॉइंट तक, इसलिए इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोला जाता है। उसके बाद बी पॉइंट में, ए से बी में थोड़ा सा चेंजेस होने लगते हैं, लीनियरिटी में वेरिएशन होने लगता है, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत ही आसपास होते हैं। यहाँ पे केवल समझाने के लिए इतना दिखाया गया है, बहुत ही आसपास ये पॉइंट होते हैं तो वो हम चेक नहीं कर पाते हैं। तो जो बी पॉइंट होता है वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट होता है, यहाँ तक मटेरियल जो है इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। सी जो है यील्ड पॉइंट है, ये सब तीनों पॉइंट बहुत आसपास रहते हैं। सी यील्ड पॉइंट है, ट्रांजिशन पॉइंट है, इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो ये प्लास्टिक जोन में चला जाता है। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक जोन होता है और इसके बाद जो बनता है वो प्लास्टिक जोन होता है। ओके, और यहाँ पे जो यील्ड पॉइंट है, सी पॉइंट है, इसमें जो स्ट्रेस होती है दैट इज यील्ड स्ट्रेस, वो तो बाद में बात करेंगे। देन ये अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट होते हैं, दोनों सेम सिग्निफिकेंस होता है। उसके बाद सी से डी के बीच में एक यील्ड प्लेटू बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है बिहेवियर। केवल स्ट्रेन बढ़ती है, कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ती है। देन सडनली स्ट्रेन बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। डी टू ई के बीच का जो जोन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। यहाँ पे मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में बहुत तेजी से डिस्टर्बेंस होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ती है एज कम्पेयर टू स्ट्रेस। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। यहाँ से लेके
ये जो पॉइंट है ई। अब यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमम जो स्ट्रेस आती है वो इस पॉइंट पे आती है, मैक्सिमम लोडिंग। उसके बाद इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के आगे मटेरियल में लोड कैरिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है और ये डाउन होने लगता है, और यहाँ से एक नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है मटेरियल में। अगर ये डक्टाइल मटेरियल होता है, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है, तो यहाँ पे एक नेकिंग फॉर्मेशन जनरेट हो जाता है, स्टार्ट होता है, और आगे चल के मटेरियल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कप एंड कोन शेप। ओके, ये पूरा प्रोफाइल होता है। ये फेल्योर पॉइंट होता है, यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगी वो फेल्योर स्ट्रेन होगी, इसको हम एप्सिलॉन एफ से डिनोट करते हैं। तो लगभग 20 से 25% की स्ट्रेन यहाँ पे मिलती है माइल्ड स्टील के लिए, जो फेल्योर स्ट्रेन होती है। ओके, ये आपको एक डैश में दिखा रहा है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, क्यों? देखिए, जब हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पे लोड डिवाइडेड बाई ट्रू एरिया। ट्रू एरिया क्या होगा जब टेंसाइल लोड लगेगा? रिड्यूस होगा। अगर स्टार्टिंग में इतना एरिया था क्रॉस सेक्शन का, ये वाला एरिया था, तो जब इसमें हम टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे तो एरिया रिड्यूस होगा, लेंथ बढ़ेगी तो डायमेंशंस कम हो जाएंगी। तो एरिया जब रिड्यूस होगा, ये वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो ट्रू डायग्राम है, ट्रू प्रोफाइल है, ये ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, राइट। अब हम यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं, इसलिए उसकी बात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। डायग्राम हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियल में हमने ये सैंपल लिया था, राइट। यहाँ पे इसमें लोडिंग लगाया, स्ट्रेस स्ट्रेन जनरेट हो रहे हैं। आगे चल के जब ये अल्टीमेट पॉइंट आएगा, यहाँ से नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अल्टीमेट पॉइंट के बाद से नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और फेल्योर पॉइंट में फेल्योर होगा, बट ये कोन और कप पैटर्न में फेल्योर होगा। लाइक डक्टाइल मटेरियल सडन ब्रेक नहीं होता है। अगर आपके पास एक एलिमेंट है, ये इसमें हम लोड लगाएं, इसको टेस्ट किए, तो इसमें स्टार्टिंग में तो अल्टीमेट पॉइंट के बाद इसमें कुछ नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जब ये फेल होगा इस पॉइंट पे, तो ये फेल्योर कुछ ऐसा होगा। इस तरीके से एक में कोन बनेगा, एक में कोन बनेगा पैटर्न में, एक में कप शेप बनेगा। तो जो ये फेल्योर प्लेन होता है, यहाँ पे जो फेल्योर प्लेन होता है, ये इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से लगभग 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। तो टेंसाइल माइल्ड स्टील में या जो भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं, उसमें जो फेल्योर होता है अंडर द टेंसाइल लोड, वो फेल्योर प्लेन जो बनता है वो 45 डिग्री पे बनता है। ओके, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे वेरियस स्टेज होती हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सी स्टेज होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे प्रोपोर्शनली बिहेवियर दिखाते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट पॉइंट होता है उसके जस्ट बाद, ठीक है ना, इलास्टिक नेचर मटेरियल शो करता है। यील्ड पॉइंट होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, जो इलास्टिक लिमिट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है या स्ट्रेस होती है मटेरियल की। यील्ड प्लेटू, जहाँ पे केवल स्ट्रेन बढ़ती है, कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ता है। स्ट्रेन हार्डनिंग, सडनली स्ट्रेन बढ़ती है, राइट, ड्यू टू द मॉलिकुलर चेंजेस ऑफ मटेरियल। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है अपने पास जिस पॉइंट पे, और ब्रेकिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या है, यील्ड स्ट्रेस पॉइंट क्या है, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अल्टीमेट पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। That's all for today. Thank you.